को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नती लड़की किस्त नंबर 4। कमाल साहब और हिंदू बाबा अंदर चले गए। फर्श पर पालती मारकर बैठते हुए बाबा ने पूछा, जी कमाल साहब, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? कमाल साहब, मुझे दरअसल अपनी बेटी के हवाले से बात करनी थी। हिंदू बाबा मुस्कुराते हुए, मुर्दों की क्या बात करनी? कमाल साहब हैरान हो गए कि इसको ये कैसे पता। अब सूरत हाल ये थी कि हिंदू बाबा और कमाल बाबा एक दूसरे के सामने बैठे थे। हिंदू बाबा कहने लगा, चलें कमाल साहब तफसील से बताएं। कमाल साहब, दरअसल मैं उसे फिर से ज़िंदा देखना चाहता हूँ। मैंने किताब में चूकड़ी के अमल के बारे में पढ़ा है। हिंदू बाबा बात को गौर से सुन रहा था। फिर तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि उस अमल को आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। कमाल साहब, ये मैं जानता हूँ, मगर ज़रूरी तो नहीं कि जो आज तक नहीं हुआ वो मुमकिन ही नहीं। हिंदू बाबा बखूबी जानता था कि यह अमल सिर्फ एक गड़ी हुई कथा है, और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि मैं हिंदू होकर ये जानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, और ये मुसलमान होकर भी किस दुनिया में जी रहा है। कमाल साहब अपनी परेशानी और अपने नफ्स के हाथों मजबूर थे। इधर वो हिंदू बाबा सालों से एक अमल करना चाहता था जिसमें उसने एक शैतानी ताकत को इंसानी जिस्म दिलाना था, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाता, और कमाल साहब इस काम में उसकी बहुत मदद कर सकते थे। हिंदू बाबा, आपको पता है इस काम में सबसे बड़ी ज़रूरत एक इंसान की बलि की है। इसके बारे में कुछ सोचा है? कमाल साहब, वो अब मेरा काम है, आप बस मेरा ये काम कर दें। हिंदू बाबा, देखें आप अमाउस की शाम यहाँ पहुँच जाएं अपनी बेटी की लाशा लेकर, और बलि का इंतज़ाम भी करना होगा। मैं पूजा का इंतज़ाम कर लूँगा तब तक। कमाल साहब को एक उम्मीद हो चली थी। वो दिल ही दिल खुश थे, मगर उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था, क्योंकि वो बाहर बैठे करीम बाबा को इस बात की भनक तक नहीं पड़ने देना चाहते थे। वो वापस निकले और करीम बाबा को उनके आस्थाने पर छोड़कर वापस घर आ गए। उस रात पहली बार वो इस कमरे की जगह अपने कमरे में सोए थे। रात को वो सोने लेटे तो करीबन 2:30 बजे कमाल साहिब की आंख खुली। उन्होंने देखा कि वो एक वीरान हवेली के सामने खड़े हैं, जिसके चारों तरफ गुफ अंधेरा छाया हुआ है, और हवेली के अंदर से अरूसा की चीखने की आवाज़ें आ रही है। कमाल साहब मोबाइल की टार्च जलाकर हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। सामने एक बड़ा सा सहन होता है। कमाल साहब उसमें आगे बढ़ रहे होते हैं कि अरूसा की आवाज़ें अंदर वाले कमरे से और ज़ोर ज़ोर से आना शुरू हो जाती हैं। कमाल साहब भागना शुरू करते हैं कि अंधेरे की वजह से उनके पाँव से कोई चीज़ टकराती है, और वो मुंह के बिल ज़मीन पर गिर जाते हैं। मोबाइल उनके हाथ से दूर जा गिरता है और बंद हो जाता है। अब बिल्कुल गुफ अंधेरा हो जाता है कि कमाल साहब को अपनी गर्दन पर किसी की गरम गरम सांसें महसूस होती है। वो डरते डरते पलटते हैं तो एक अजीब हिवले नुमा मखलूक ऐन उनके ऊपर खड़ा उन्हें घूर रही होती है। उसकी आंखें मोटी मोटी बाहर की तरफ आई हुई थी, जो कि शदीद सुर्ख हो रही थी। उसके निचले दांत होंठों से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे, और उसकी सांस में से बाकायदा धुआं निकल रहा था। अरूसा की चीखें अब भी कमाल साहब को सुनाई दे रही थी, मगर वो हिवले नुमा जिन कमाल साहब को एक पाँव से दबाए बैठा था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इतने में उन्हें अरूसा की आवाज़ें करीब आती महसूस हुई, और उन्होंने चेहरा आवाज़ों की तरफ घुमाकर देखा तो सकते में आ गए। एक हूबहू वैसा ही हिवला अरूसा को हाथ से घसीट कर उनकी तरफ ला रहा था। आरिफा, ओहो, हमारे आते ही जा रहे हो, बोलो तो मैं दूसरी मेज़ पर बैठ जाऊं, और फिर हंसने लगी। अरूसा ने फिर आरिफा को घूरा। दिलावर, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा क्लास शुरू होने वाली है। दिलावर के जाते ही अरूसा ने आरिफा को घूरा। आरिफा की बच्ची ये क्या बकवास कर रही थी? आरिफा, अबे यार, वो तो मैं उसकी टांग खींच रही थी। अरूसा, अब बेटा तुम ही देना इन समोसों के पैसे, मैं नहीं देने की। आरिफा, ओहो, अब इसे दोस्ती पर मोहब्बत को फौकियत दे रही हो, और माथे पर हाथ रखकर एक्टिंग करने लगी। हाँ, ये मोहब्बत। अरूसा ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई। अब बस भी करो ड्रामा क्वीन। वो दोनों वहाँ से अगला पीरियड लेने क्लास में चले गए।
چھٹی میں وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر جایا کرتے تھے۔ راستے میں آرے پانی پوچھا کہ پکنک پر تو چل رہی ہو نا؟ ہاں دل تو بہت ہے یار، بس آج پاپا سے بات کروں گی۔ شام میں عروسہ بیچنی سے پاپا کا انتظار کر رہی تھی کہ کمال صاحب کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا۔ عروسہ بھاگتی ہوئی خود دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ عموماً بی اپاہی صدر دروازہ کھولتی تھی، مگر جب بھی عروسہ کو کوئی فرمائش کرنی ہوتی تھی تو وہ خود دروازہ کھولنے پہنچ جاتی تھی۔ کمال صاحب گاڑی اندر لا کر پارک کرتے ہوئے، بھائی واہ، آج ہماری بیٹی صاحبہ نے دروازہ کھولا ہے، لگتا ہے کوئی فرمائش آنے والی ہے۔ عروسہ ہنستے ہوئے کمال صاحب کے گلے لگ گئی۔ عروسہ: تو آپ مجھے مطلب ہی سمجھتے ہیں؟ اس نے جھوٹ موٹ کا ناراضگی کا ناٹک کیا۔ کمال صاحب: ارے نہیں بیٹا، وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ عروسہ: ویسے ایک فرمائش تو ہے۔ کمال صاحب ہنستے ہوئے: دربار میں پیش کی جائے۔ عروسہ: بابا، وہ ہمارا کیمپس پکنک پر پام ہاؤس جا رہا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ کمال صاحب: بس اتنی سی بات، چلی جانا۔ عروسہ کمال صاحب کو زور سے گلے لگتے ہوئے: اوہ پاپا، آپ دنیا کے بیسٹ پاپا ہیں۔ کمال صاحب مسکراتے ہوئے: اور تم دنیا کی سب سے پیاری بیٹی ہو۔ رات کو عروسہ بہت خوش تھی۔ واٹس ایپ پر اس نے دلاور کو میسج کیا: ہائے۔ تھوڑی دیر بعد عروسہ کے موبائل کی اسکرین کی لائٹ آن ہوئی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھا کر دیکھا تو دوسری طرف سے دلاور نے جواب میں ہائے لکھا تھا اور ساتھ لکھا تھا: سوئی نہیں ابھی تک؟ عروسہ: نہیں جناب، وہ پاپا نے اجازت دے دی ہے پکنک کی۔ دلاور: واو، یہ تو گڈ ہو گیا۔ ویسے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کے پاپا کب منع کرتے ہیں۔ عروسہ اسمائلی فیس بھیجتے ہوئے: جی جناب، یہ تو ہے۔ عروسہ اس پکنک پر جانے کے لیے بہت خوش اور پرجوش تھی، مگر اسے کہاں پتہ تھا کہ وہاں کتنی بڑی آفت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔